हैं कांति प्रकाश झा। स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो वॉयलेंस आपको खुद के अंदर जस्टिफाई करना पड़ता है जो किरदार का है। मैं अपनी निजी जिंदगी में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं शायद मच्छर ही मार पाऊंगा, मक्खी भी नहीं मार पाता मैं। जब इस तरह के सीन शूट करते हैं उसके बाद रात को जाके सो पाते हैं। इस बार ऐसा हुआ था जब रक्तांचल का क्लाइमैक्स था तो उसके 2 दिन तक मैं थोड़ा हिला हुआ था। नाना पाटेकर के साथ काम किया है, जितना उनकी एक्टिंग के बारे में बात होती है उतना ही ना उनके गुस्से के बारे में भी बात होती है। उन्होंने बोला कि मार दूं, मैंने कहा सर मार दूं। उस फिल्म के बाद कुछ बदला? धोनी फिल्म में इतनी चीजें हुई, इतना सब कुछ प्रेम मिला, लेकिन मेरे पास 1.5 साल काम नहीं था। मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे। हाय, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। आज हमारे साथ हैं कांति प्रकाश झा। विजय सिंह इज बैक, सीजन 3 रक्तांचल। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया मैम, आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। मुझे ना हमेशा से लगता है जैसे तीसरा सीजन आ गया है तो एक एक्टर के तौर पर ये कितना चैलेंजिंग होता है कि कुछ नया भी आपको दर्शकों को देना है, क्योंकि अगर आप वही करेंगे जो आपने पिछले सीजन्स में किया है तो वो बासी लगने लगेगा, और किरदार का एसेंस भी जो है वो बनाए रखना है। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के तौर पर? मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस मंच पर बुलाने के लिए। सर और रह किरदार की बात तो मैम, सीजन 1 हो, 2 हो या 3 हो, टफ तो हमेशा ही रहा है, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि भाई वही चीज़ नहीं थी जैसा आपने कहा। पर इसका मैं जो दारोमदार या फिर इसका योगदान मैं मानता हूँ, जो हमारा प्लेटफॉर्म है प्राइम वीडियो, या फिर जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई क्या एज एन एक्टर हमें स्क्रिप्ट मिलती है, हम करते हैं, लेकिन कोशिश वही रहती है कि उस कहानी को कैसे आगे लेके जाएं। तो अगर विजय सिंह का भी आप देखेंगे किरदार, या वसीम खान का देखेंगे, तो पहले सीजन में वो युवा थे थोड़े, तो उनका रिएक्शन वैसा था, एक्शन वैसा था। दूसरे में कुछ और हुआ, तीसरे में अगर आप देखेंगे तो एक मैच्योरिटी आई है और उसके हिसाब से काम करते हैं। कोशिश यही रहती है कि बासी नहीं हो, कुछ नया मिले देखने के लिए। और अभी सीजन रिलीज हुए शायद मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और लोगों का भर भर के प्यार मिला है। और कई बार सीजन 3 के साथ ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि सीजन दर सीजन लोग या तो कहानी से डिटैच होते चले जाते हैं या किरदारों से, पर रक्तांचल के साथ ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब उसकी फैन फॉलोइंग सीजन 1 से 3 तक है, व्हिच इज अ गुड थिंग। गॉड्स ग्रेस मैन, मतलब इट हैज बीन गोइंग लाइक दिस अपवर्ड्स एंड सीजन 3 में तो ये मतलब थैंक्स टू जनता जनार्दन हमारी ये फटा है। और लोग अब ये पूछने लगे हैं कि सीजन 4 कब आएगा। तो बहुत आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल कि इतना ज़्यादा प्यार मिला है हम लोगों को, और सब जनता जनार्दन है, पब्लिक सब जानती है। वैसे कब आएगा सीजन 4? अभी तो सीजन 3 में थोड़ा सा जो इसको सफलता मिली है उसको थोड़ा और जीते हैं, उसके बाद प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा, क्योंकि ये भी जनता के प्यार की वजह से ही होगा। अगर हमारे प्लेटफॉर्म को लगेगा कि यार अभी भी जान बाकी है तो फिर बनाएंगे। एक एक्टर के तौर पे ना मैं आपसे ही समझना चाहूँगी कि जो विजय सिंह का किरदार है वो ऐसे ही गैंगस्टर नहीं बन जाता है। मतलब उसके सर्कमस्टांसेस उसको वो किरदार बनाते हैं जो वो है। तो जब आप एक एक्टर के तौर पे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो क्या वो वॉयलेंस आपको खुद के अंदर जस्टिफाई करना पड़ता है जो किरदार का है, ताकि आप उसको एफर्टलेसली निभा सकें? कैसे होता है ये प्रोसेस? मैम सबका अलग होता है। आपका क्या प्रोसेस? मेरा प्रोसेस हमेशा ही रहा है कि जो मुझे काम डायरेक्टर ने समझाया है या दिया है उसको मैं अच्छे से कर सकूँ। कुछ चीज़ें आप रिलेट नहीं करते हैं जो आप किरदार कर रहे होते हैं, चाहे विजय सिंह का वो वायलेंस हो या उसका एंगर हो। मैं अपनी निजी ज़िंदगी में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं शायद मच्छर ही मार पाऊंगा, मक्खी भी नहीं मार पाता मैं, क्योंकि मुझे लगता है यार जीव है यार, इसके अंदर भी एक आत्मा है, कैसे मार दूँ। पर मच्छरों के साथ कुछ तो एक दुश्मनी है मेरी, उनको देखते ही मन करता है मार दूँ। पर उसके अलावा मेरे अंदर कोई भी ऐसा एंगर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ बदल देना है। वसीम खान पैदाइशी गुंडा है। वसीम खान कहते भी हैं, निकेतन धीर बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो वो कहते भी हैं कि वसीम खान पैदाइशी गुंडा है पर विजय सिंह गुंडा बना। राइट। क्योंकि जितना भी सिस्टम ने या फिर कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ अन्याय किया, तो या तो वो दब जाता या तो वो खड़ा हो जाता। उसने सोचा कि नहीं मैं खड़ा होऊंगा। तो मुझे लगता है कि दिक्कत तो होती है चीज़ों को रिलेट करने में, क्योंकि अपने अंदर ऐसा कुछ है नहीं, वो वायलेंस आपने देखा नहीं। पर मुझे लगता है कि कुछ तो हो जाता है कैमरे के सामने जाके, और कृपा हो जाती है, कर लेते हैं। जब इस तरह के सीन शूट करते हैं उसके बाद रात को जाके सो पाते हैं? मतलब जैसे मैं अगर इस तरह की कोई फिल्म देख लेती हूँ या कुछ भी ऐसा देख लेती हूँ तो मैं शायद उस रात सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सब घूमता रहता है, क्योंकि मैं शायद वैसे इंसान नहीं हूँ, और आप भी चूंकि वैसे इंसान नहीं हैं, लेकिन आपने वो किरदार निभाया है, किया है, कि आपने उसको विजुअलाइज किया होगा एक तरीके से, तो रात को नींद आ पाती है? मैम इतने थके रहते हैं लगता है कि यार बस सोना ही सोना है। तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था जब रक्तांचल का क्लाइमैक्स था तो उसके 2 दिन तक मैं थोड़ा हिला हुआ था, क्योंकि वो क्लाइमैक्स बहुत ही एक बदले की कहानी है, और
बदला उसको लेना है, जिस तरीके से भी बदला पूरा होता है। पर 1-2 दिन छोड़ने के बाद आप इतने थके रहते हैं, आपको इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, आप जाते हैं और सो जाते हैं। आपने संकल्प में भी काम किया जी है, जी जी। उसका अनुभव मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आपने नाना पाटेकर के साथ काम तो किया है। यस। और नाना जितने मंझे हुए कलाकार हैं, वो इतने सीनियर कलाकार हैं, जितना उनकी एक्टिंग के बारे में बात होती है उतना ही ना उनके गुस्से के बारे में भी बात होती है। कभी अनुभव हुआ इस तरह का कोई कि नाना को किसी सीन पे ऐसे गुस्सा आ गया हो, या उनके साथ काम करने का आपका हासिल क्या रहा? मैम सिर्फ उनके साथ ही नहीं, लेकिन हर बिहार का जो कलाकार होता है उसका एक सपना होता है कि जब वो बॉम्बे आए तो प्रकाश झा सर के साथ काम करे। प्रकाश झा सर, यस। तो मेरे लिए सपना जो है वो सपने को पूरा होने में काफ़ी साल लग गए, 15 साल लग गए, लगभग 16 साल, लेकिन सपना पूरा हुआ। और जब मालूम चला कि नाना सर, नाना सर के साथ एक ही सीन है, अगर आप देखेंगी तो, और वो सीन बहुत खतरनाक सीन है, जहाँ पे मार्ट साहब, नाना पाटेकर सर अपने कस्तूरी को, जो उनका डिसाइपल है, उसको वो पनिश करते हैं कि तुमने मेरी नाफरमानी कैसे की, तुमने कैसे जो मैंने नहीं कहा वो तुमने कर दिया। तो वो सीन मेरे पहले दिन का सीन था। अच्छा, वो आपका पहला दिन था। और मुझे लगा था कि शायद 2-4 दिन उस कैरेक्टर में आने के बाद फिर वो सीन आएगा। पर जो हमारी प्रोड्यूसर हैं दिशा जी, थैंक्स टू दिशा जी, कि उन्होंने बोला क्रांति जी पहले दिन का ही सीन है और 2 घंटे के बाद आपका शूट है। मैं होटल में आराम से था कि अब तो होगा। मैं बिल्कुल घबराया हुआ भागा सेट की तरफ, सांस ली, 1-2 टेक लगे पूरे उस मूड में आने में, लेकिन नाना सर ने भी देखा, झा सर ने भी देखा। और मेरे लिए वो था ना कि मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि आप फैन बॉय मोमेंट कहते हैं ना जिसको, कि एक तरफ नाना सर को आपने देखा है बचपन से, एक तरफ झा सर की आपने फिल्में देखी हैं, तो मैं फंबल कर रहा था। हाँ। पहले टेक में फंबल, दूसरे में फंबल, और मैं कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा लग रहा था कि यार ये कैसे हो रहा है यार, आज तक तो नहीं हुआ। फिर लेकिन दोनों सर को मालूम चला तो उन्होंने कहा तू जाके ब्रेक ले ले ज़रा सा। तो मैंने तो झगड़ा नहीं देखा, मैंने सिर्फ प्यार देखा। और उसी वजह से, लेकिन उस सीन में ये था कि चोटें बहुत आई थी। अच्छा। क्योंकि उसमें वो सीन है कि नाना सर अपने कस्तूरी को बहुत मारते हैं, तो भले ही डमी था वो स्टिक, डंडा जिसको आप कह सकती हैं, पीओपी, और उस पर कुछ लगा हुआ, लेकिन वो फील नहीं आ रहा था। अगर आप जब भी टच करके ऐसे कर रहे थे तो लग रहा था कि यार कुछ तो नकली है। तो उनको भी फील नहीं आया, मुझे भी फील नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि मार दूँ, मैंने कहा सर मार दो। फिर उसके बाद तो बहुत बढ़िया सीन निकला है। तो मेरे लिए एक सपने जैसे कम नहीं था। यस। उनके लाड़ के भी बहुत चर्चे होते हैं कि वो अगर आपसे लाड़ लड़ाते हैं तो सबको शूटिंग खत्म होने के बाद होटल में जाके सबको खाना बना के खिलाते थे, खुद बनाते थे। He loves He's to a very cook. good cook, yes. He loves to cook. मैं शाकाहारी हूँ तो इसलिए मेरे हिस्से कम आता था, क्योंकि वो मांसाहारी लोग ज़्यादा, वहाँ पे मटन का वहाँ पे ज़्यादा वो था। पर प्यार बहुत मिला। और कई बार तो प्रमोशन के दौरान भी, जब, अब मैं थोड़ा संकोची किस्म का इंसान, मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे ही रह जाता हूँ यार, क्या वो पकड़ के लेके आते थे सामने, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, इतना सीनियर एक्टर और इतने कमाल के इंसान आपको कह रहे हैं कि तू सामने खड़ा रहे, क्रांति पीछे क्यों जा रहा है तू। मैं, अच्छा लगता था मुझे एज अ गार्जियन। वो उन्होंने बहुत प्रेम किया है, दोनों ने मुझसे बहुत प्रेम किया है। पर क्रांति, क्या ये जो आप कह रहे हैं ना, आपका संकोची स्वभाव है, आपको लगता है कि क्या करना है आगे जाके, काम कर लो, काम करके आप पीछे हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका तो प्रोफेशन ऐसे है कि जो दिखता है वो बिकता है वाला, तो ये कहीं हर्डल आपका व्यवहार, आपका नेचर, पार्ट ऑफ नेचर? मैं सीख रहा हूँ मैम, अब ये 1.5-2 साल से मैं बहुत सीख रहा हूँ। और हमारी टीम के लोग भी हमारे कहते हैं कि यार क्रांति ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। तो अब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो संकोची स्वभाव शायद डीएनए में है। मतलब जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पे संकोच हमेशा ही रहता है, क्योंकि शायद एक स्वाभिमान का भी संकोच आप कह सकती हैं, वो भी होता है कि काम कर लिया, लेकिन आज की दुनिया में शायद काम आपको बताना पड़ता है कि हाँ मैंने ये काम किया है, आपको अपना बिगुल बजाना पड़ता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं इस बार रक्तांचल सीजन 3 का बिगुल बजाएं, तभी आपके सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके, अगर हम जितने भी आपने काम किया, आपकी फिल्में या शोज जो भी हैं, अरे सर बिल्कुल चाय पीजिए। आपका वो किरदार जो आपको लगता है जिसके बारे में कम बात हुई, लेकिन आपको लगता है इसके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, ये डिजर्व करता था वो अटेंशन जो उसको नहीं मिली, कोई ऐसा किरदार ध्यान आता है? मेरे ख्याल से स्वामी रामदेव, मैंने एक शो किया था जिसमें मैंने स्वामी रामदेव का किरदार किया था। तो वो चैनल 2 से 3 महीने में ही बंद हो गया था। चर्चा उसकी बहुत हुई थी, लेकिन उस चैनल के लिए मैंने एक और किरदार किया था, एक बायोपिक की थी। हमारे बिहार के ये कोच रहे हैं अपने विमेंस हॉकी टीम के, हरेंद्र सिंह, तो उसमें मैंने उनका किरदार निभाया था। अच्छा। वो शो कभी आ नहीं पाया, लेकिन बना बहुत अच्छा था। आई विश कि वो आ पाता। वो एक ऐसा किरदार है कि मैं चाहता कि लोग उसको देखते, क्योंकि उनकी कहानी इतनी अच्छी थी। कैसे एक गांव से आदमी निकल के
हॉकी का कोच बन के और मेडल दिलवाया पूरी टीम को। और वो कहाँ कहाँ से जा जा के अपने पैसे खर्च करके वो प्लेयर्स लेके आते थे। कहाँ तो वो मणिपुर जाके, कहीं अरुणाचल जाके कहते थे चलो खेलो। तो वो कहानी आनी चाहिए थी, पर हर कहानी का अपना एक सब एक किस्मत होती है हर कहानी की। आपने प्रकाश झा जी के साथ काम किया है, संजय लीला भंसाली के साथ भी आपने किया, छोटा सा रोल था लेकिन हाँ उनके साथ सेट पे आपने काम किया है। ये दोनों डायरेक्टर्स अलग तरह के डायरेक्टर्स हैं, अलग तरह के काम करते हैं, अलग तरह की फिल्में बनाते हैं। आपको दोनों डायरेक्टर्स में क्या अंतर दिखता है और दोनों के काम करने के तरीके में क्या अंतर है? क्योंकि जैसे भंसाली साहब के साथ के बारे में तो बहुत कहा जाता है कि अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि साड़ी का पल्लू ऐसे आएगा, उसकी 2 प्लीट होंगी तो लाइट यहाँ से पड़ेगी, तो वैसा ही होना चाहिए। मैम, एक विद्यार्थी अपने अध्यापकों के बारे में क्या कह सकता है? मैं हमेशा विद्यार्थी रहा हूँ। झा सर का अपना अलग काम करने का तरीका है, नीरज पांड्या सर का अलग काम करने का तरीका है, और भंसाली सर के अलग काम करने का तरीका है। महनीयत सबको अपने हिसाब से देखनी होती है। नीरज पांड्या सर हो सकता है कि कान में आपको कुछ कह दें, इस कान को पता नहीं चले, और आपको कुछ एक ऐसा टिप दे दें कि आपको लगता है कि हाँ यार ये तो कमाल हो गया। अच्छा। झा सर भी वैसा ही कुछ करते हैं। भंसाली सर हो सकता है कि वो कई बार, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है बतौर कलाकार, उनको लगता है कि बेस्ट कैसे नहीं कर रहा। अच्छा। तो तरीका अलग है सबका काम करने का, लेकिन इन टोटलिटी हर आदमी चाहता वही है कि अपना बेस्ट दे सके परफॉर्मेंस वाइज, और फिल्म सबसे बेहतर बन सके। तो ज़्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं विद्यार्थी हूँ और हमेशा विद्यार्थी बना रहूँगा। रुदौली से यूपीएससी। अरे आपको मेरे गांव का नाम पता है? वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रुदौली हमार गांव छे, मेरी मैथिली भाषा है। बेगूसराय के जत्ते लोग सब छो, तोरा सबके हमार प्रणाम। क्रांति प्रकाश झा के तोरे गांव के बच्चा छिया। बिल्कुल। और जितना बिहार के उतने या पहाड़ों के भी है, क्योंकि आपको पहाड़ उतने ही पसंद है। तो रुदौली से यूपीएससी एस्पिरेंट से लेकर के ये फिल्मों तक का सफ़र कैसे तय हुआ? मतलब अगर आप अपनी जर्नी हमें बता सकें, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में ये आना कि उसको एक्टिंग करनी है, ये कैसे हुआ? मैं थोड़ा अध्यात्म की बात करूंगा। बिल्कुल। क्योंकि वो शायद सार उससे समझ में आ जाएगा आपको। भरत जी बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे कि इतना कुछ हुआ, ये पता कैसे नहीं चला। तो वो गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने कहा आपने तो समय देख के, सब कुछ ग्रह नक्षत्र सब देख के भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अवतरित हुए थे, फिर इतना कष्ट क्यों? तो उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनिनाथ, जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि हाथ। तो विधि का विधान था। रुदौली से निकले, गांव से निकले, और गांव से निकलने के बाद फिर यहाँ वहाँ पढ़ते पढ़ाते हिंदू कॉलेज आए। हिंदू कॉलेज में इम्तियाज सर बहुत सारे लोग वहीं के हैं, तो उनकी एक नाटक का वहाँ पे एक ग्रुप होता था वहाँ पे। लेकिन कभी जहन में आया नहीं था कि भाई मुझे यूपीएससी छोड़ के ये चीज़ करनी है। पर यूपीएससी एक अटेम्प्ट दिया भी था, यूपीपीएससी भी दिया था, लेकिन उसमें हुआ नहीं था। तो अब मैं अकेला यहाँ रह गया था। मेरे सारे दोस्त बॉम्बे चले गए थे। एक दोस्त है हमारे राजेश कुमार, रोशेश के नाम से शायद लोग उनको जानते होंगे। आपने उनके साथ खेती भी शुरू की थी। और वो कमाल की बात यह है कि इस बार वो इतने सालों के बाद हम दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला, वीरेंद्र प्रताप। तो यही राजेश थे जिन्होंने कहा था कि हमको लगता है कि तुम साला सुसाइड कर लोगे अकेले रह के, क्योंकि एक बहुत डार्क फेज होता है। यूपीएससी है बहुत, मतलब आपको दिखता बहुत चकमक है, पूरा चकाचौंध है, लेकिन जिनका नहीं होता है उनके लिए लाइफ में बड़ा एक कठिन दौर गुजरता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने बोला कि यार आ जाओ यार, नहीं तो तुम तो कुछ कर लोगे। मैं गया और फिर मैं कभी आया ही नहीं वापस। तो मैं इसे कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं यहाँ नहीं होता अगर मैं कुछ और हो रहा होता। तो करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। तो मेरे ख्याल से वो वही चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ। आपने और उन्होंने खेती भी शुरू की थी, वो अभी भी प्लान ऑन है, चल रही है खेती? खेती बीच में कोविड के बाद जैसे सबको बहुत सेटबैक लगे थे, तो हम सबको भी लगे, लेकिन 2-3 दोस्त मिलके हम लोग चाहते हैं कि किसानों के लिए कुछ कर सकें, और अभी भी लगे हुए हैं। देखते हैं कहाँ तक ये यात्रा जाती है। आप बहुत स्पिरिचुअल साउंड करते हैं, और क्या आप हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्म से? नहीं मैम, मैं नाटक करता हूँ स्पिरिचुअल होने का। नहीं, मैं इसलिए पूछ नहीं, मैं हूँ मैम। ये सिर्फ हमारे, आप कह सकती हैं कि ये माता पिता से आया है। मैं शुरू से ही बड़ा ये बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करने वाला इंसान नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी माँ ने कहा है सही होगा, और मैं माँ का बड़ा भक्त हूँ। तो माँ कुछ भी कहती हैं तो मुझे लगता है कि माँ कह रही हैं तो पत्थर की लकीर है।
और अध्यात्म जीवन में तभी आता है इंसान के जब वो जीवन के बहुत सारे ग्राइंडिंग के बाद उतार चढ़ाव से गुजरता है और उसके बाद उसको लगता है कि अब क्या करें। तो कहीं एक किरण प्रस्फुटित होती है हर इंसान के जीवन में। तो मेरे जीवन में भी हुई और मैंने अपने आप को रिलेट किया उन चीज़ों से, तभी मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। नहीं तो बॉम्बे शहर में आप अगर यहाँ से स्वस्थ नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ से स्वस्थ होने के लिए कोई भी इंसान हो, आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। आप आपके सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। बाहर दुनिया, अंदर दुनिया, बाहर चकाचौंध है। क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं? जी, मेरा ऐसा मानना है। कैसे बनते हैं अपने सबसे अच्छे दोस्त? अपने साथ समय बिता के। पर वो आइसोलेशन नहीं हो जाएगा? आज तक तो नहीं हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं संतुलन लेके चलता हूँ। आई ट्राई एंड कीप अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। तो उसमें ये होता है कि अगर मेरे कुछ नित्य कर्म हैं, मैं अगर सुबह उठता हूँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो मैं पूजा पाठ भी करता हूँ। तो मेरा अपना, उससे मुझे मेरे अंदर साहस आती है, शक्ति आती है मेरे अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता हो। मैं अपनी जर्नी कह रहा हूँ आपको, मैं अपना तजुर्बा कह रहा हूँ, मेरे लिए वर्क करता है। तभी मैं आज भी, मुझे लगता है कि मैं, और जैसे कहते थे ना कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो अनुशासन ने ही मुझे उस शहर में टिका के रखा हुआ है। आप में एक इंसान के तौर पर क्या बदला आध्यात्म ने? आप चीज़ों को देखने का नज़रिया अगर आप उदाहरण के तौर पर बता पाएँ कि मैं इस चीज़ को लेकर पहले ऐसे पर्सपेक्टिव रखता था और आध्यात्म ने मुझे अपने अंदर अवेयरनेस आ गई, थोड़ी सी अपनी चीज़ों को समझने की, चैनलाइज करने की, प्रतिक्रियाओं की। सदगुरु कहते हैं कि एक्ट टू रिस्पॉन्ड इज लिमिटलेस। अगर आप गुस्से में हैं तो हो सकता है कि गरिमा जी एक ही तरीके से हमेशा रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, पर उसी टाइम पे मे भी शायद 100 तरीके और हैं कि जिससे आप उस गुस्से को चैनलाइज कर सकती हैं। तो थोड़ी सी अवेयरनेस आई है अध्यात्म की वजह से कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा, न सुख में सुख है न दुख में दुख है। विजय सिंह अभी है, हो सकता है कल को धोनी फिल्म में इतनी चीज़ें हुई, इतना सब कुछ प्रेम मिला, लेकिन मेरे पास 1.5 साल काम नहीं था। मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से ही चीज़ें चलती रहीं। और मुझे लगता है कि इससे ये सब अंदर की एक शक्ति आती है जीने की और ज़िंदगी को एक सही नज़रिए से देखने की। ये तो अपने आसपास इतने टूटे बिखरे सपने हैं, ये आपको सपना देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आपने धोनी का जिक्र किया, उस फिल्म के बाद कुछ बदला? प्रोजेक्ट्स आने ज़्यादा शुरू हुए या वापस? मैं 1.5 साल तक खाली था। हाँ। मुझे कुछ नहीं बदला था मेरे लिए। लोगों का प्यार बहुत मिला था। पूछते भी थे लोग, कह रहे अभी तक काम नहीं, कुछ नया नहीं आया। तो मैं कैसे उनको बताऊं कि नया मिल नहीं रहा है यार, मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो फटना चाहता हूँ। तो वो भी समय की बात थी, लेकिन समय का पहिया है, सबके लिए घूमता है। घूमते घूमते यहाँ तक मैं आपके सामने आ गया। अब किस तरह का चल रहा है? रक्तांचल के बाद जब आपके किरदार को इतनी पॉपुलैरिटी मिली एक एक्टर के तौर पर, अब आप वो पैठ बना चुके हैं, लोग जानते हैं कि क्रांति बहुत कमाल के एक्टर हैं और आप वो प्रूव कर चुके हैं अपने हर प्रोजेक्ट के साथ। तो अब चीज़ें बदली हैं? अभी तो रिलीज़ हुए बहुत कम ही समय हुआ है। आई होप बदली हो और बदलेंगी भी, अगर, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और मुझे लगता है कि अब शायद और चीज़ें बेहतर बनेंगी, कुछ बेहतर रास्ते खुलेंगे मेरे लिए, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को मैं अपना ऑडिशन समझता हूँ। हर एक जो काम मैंने किया है मेरे लिए ऑडिशन है कि यार इससे एक और बेहतर काम मिलेगा, इससे एक और अच्छा काम मिलेगा। बाकी जो काम देने वाले हैं, अब वो काम देने वाले की जब नज़र पड़ जाएगी। ये भी होता है कि कई बार कनेक्ट नहीं हो पाते हैं काम देने वाला और टैलेंट, कई बार कनेक्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से काम शायद मैम ना पहुंच पाए। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और आप एक्टर चाहिए, मैं आपको टिम्बकटू से उठा के ले आऊँगा। तो वो टाइमिंग की बात होती है, और कौन सी टाइमिंग पे कब, क्योंकि धोनी के बाद अगर इतना कुछ सब कुछ सही था तो मुझे 1.5 साल तक खाली नहीं रहना चाहिए था। लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था। तो इंसान को भगवान तभी देते हैं कि जब भगवान को शायद लगता है कि यार ये इसको हैंडल कर सकता है। तो कोई कंप्लेन नहीं है इस चीज़ के लिए। सामने से फिर से डैनी दादा हमारा इंटरव्यू में यही बोलते हैं कि वो इशारा कर रहे हैं इंटरव्यू ख़त्म करने का, समय कम है, तो हम इस बातचीत को यहाँ पे विराम देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमें प्रॉमिस करके जाएंगे कि आप वापस आएंगे और हम बैठकर लंबी बातचीत करेंगे। आप जब बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि बातचीत थोड़ी अधूरी रह गई। यस, एग्जैक्टली। इसका समापन करेंगे यस, अगली बातचीत में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। आध्यात्म, सिनेमा, इन सब के बारे में हम आपसे दोबारा बात करेंगे। और आपको ये कॉन्वर्जेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपको रक्तांजल का सीज़न 3 कैसा लगा वो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली बार जब यहाँ पर आएंगे क्रांति, तो आपके कॉमेंट्स हम क्रांति को पढ़ के सुनाएंगे। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।